तो दोस्तों नमस्कार, मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। पिछला क्लास हम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, उस पे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी में ग्रुप डी में। चलिए लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन से ही आगे फिर शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको दिख रहा है P@Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है। P*Q का अर्थ है P Q से न तो बड़ा है और न ही बराबर है। P#Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है। P%Q का अर्थ है P Q से न तो बड़ा है और न ही छोटा है। तो कथन देखिए, इसी आधार पे कथन दिया हुआ है A@B, B*C, D#C। तो निष्कर्ष 1 में दिया हुआ है D#A, दूसरा में A*D, तीसरा में A%D। मतलब ये जो कथन दिया हुआ है उस आधार पे कौन सा निष्कर्ष आपको लागू होगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो सिंबल यूज हो रहा है उसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करते कैसे हैं। देखिए कोई भी दो एलिमेंट के बीच में 3 बातें आप बोल सकते हैं। मतलब हम कोई भी दो अननोन एलिमेंट है, मतलब तो उसके बारे में 3 बातें एग्जिस्ट होगी। या तो बड़ा होगा, या बराबर होगा, या छोटा होगा। ठीक है, कहने का मतलब है या तो बड़ा होगा, या छोटा होगा, या बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी दो अननोन एलिमेंट है उसके बीच 3 बातें लागू हो सकती हैं। या तो वे बड़ा हो सकते हैं, उस दोनों में से क्या एक बड़ा हो सकता है, या छोटा हो सकता है, या दोनों में आपस में इक्वल का रिलेशन हो सकता है। तो पहला बोला P@Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है। P Q से बड़ा नहीं है, इसका मतलब 2 बातें लागू होगी, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, जब ये बोल रहा है P Q से बड़ा नहीं है, P जो है Q से बड़ा नहीं है, तो क्या है P Q से छोटा या बराबर है। ठीक है, तो जो यहाँ पे @ का मतलब @ जो दिया हुआ है उसके जगह पे आपको <= का सिंबल यूज करना होगा। जहाँ भी @ जैसे यहाँ @ आया है तो यहाँ का क्या मीनिंग बन जाएगा आपको <=। अब चलिए आगे चलते हैं। P*Q का अर्थ है P Q से न तो बड़ा है और न ही बराबर है। P Q से न तो बड़ा है न ही बराबर है, उसका मतलब क्या है, छोटा है। स्टार का क्या मतलब निकल गया, छोटा है। स्टार देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ वहाँ ये वैल्यू हम पुट कर दिए। ठीक है, अब आइए हैश का। P#Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है। P Q से छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या है, बड़ा है या बराबर है। बड़ा है या बराबर है, मतलब हैश का क्या मतलब है, बड़ा और बराबर। देखिए हैश का मतलब बड़ा और बराबर, हैश का मतलब बड़ा और बराबर। ठीक है, अब आइए परसेंट। P%Q का अर्थ है P Q से न तो बड़ा और न ही छोटा। न तो बड़ा न ही छोटा, इसका मतलब = एक ही जगह यूज हुआ है =। बस इस चीज़ को अगर कर लिए आप तो इसको सॉल्व करना एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है जो निष्कर्ष जो दिया हुआ है D बड़ा है बराबर है A से। तो देखिए D से A के तरफ जाना है, मतलब कहने का सेंस है इधर गेट खुला हुआ है तो D से A के तरफ जाना है। निष्कर्ष 1 में देखिए तो D से A के तरफ जाने के लिए
सबसे पहले यहाँ देखिए डी से सी के पास आइएगा। हाँ जी, डी से सी के पास तो जा सकते हैं। उसके बाद आपको डी से ए के पास आने के लिए जब डी से सी के पास गए तो सी से बी के पास जा सकते हैं। देखिए सी से बी के तरफ गेट खुला है, ठीक है। बी के पास आ गए, अब बी से ए के तरफ जाना है। जी, बी से ए के तरफ आप जा सकते हैं, गेट खुला हुआ है। लेकिन आपको दिया हुआ है यहाँ पे जो सिंबल है ग्रेटर दैन इक्वल टू का, यहाँ तो आप यहाँ से यहाँ चले आए, आप यहाँ से यहाँ चले आए, लेकिन देखिए तो यहाँ ग्रेटर दैन इक्वल टू, यहाँ पे ये सिंबल तभी लागू होगा जब सब जगह इक्वल टू का सिंबल होता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, ग्रेटर दैन इक्वल टू, जो कि यहाँ तो है, यहाँ तो इक्वल टू का है लेकिन यहाँ इक्वल टू का नहीं है। और आपको ए तक आने के लिए इस रास्ते को भी फॉलो करते हुए आपको ए तक पहुँचना है, इस कारण से ए गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष आपको गलत आ गया। दूसरा पे आते हैं, कहता है डी से ए के पास जाना है, डी से ए के पास जाना है। कहने का मतलब है, देखिए अभी हम आए थे डी से सी के पास गए थे, सी से बी के पास गए थे, बी से ए के पास गए थे, और यह जो सिंबल है ये सिंबल कहीं एक जगह मिल जाना चाहिए। देखिए यहाँ मिल रहा है, कहीं भी एक जगह मिलना चाहिए, जो कि यहाँ मिल रहा है, क्योंकि डी से ए के पास आने के लिए, डी से ए के पास आने के लिए डी से सी के पास गए, सी से बी के पास गए, बी से ए के पास आए, तो एक सिंबल ये वाला मिला ना, जो कि यहाँ है, तो ए लागू होगा, ए लागू होगा। आते हैं थर्ड पे, ए और डी में इक्वल का रिलेशन है, तो इक्वल का रिलेशन के लिए सब जगह इक्वल होना चाहिए। तो डी से ए आने के लिए हम आ तो जा रहे हैं, लेकिन सब जगह इक्वल का सिंबल नहीं है। जैसा कि यहाँ पे हम बता रहे थे कि इक्वल का सिंबल नहीं हुआ था, इस कारण से ए भी गलत हुआ था। तो इस कारण से आप बोल रहे हैं कि ए और डी में इक्वल का रिलेशन है, तो सब जगह इक्वल का होना चाहिए तो इक्वल होता। यहाँ पे तो इक्वल है नहीं, इस कारण से ए गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यह जिस ऑप्शन में होगा वहीं आप आंसर करके आएंगे, ठीक है। यह जिस ऑप्शन में होगा वहीं आंसर करके आएंगे। घबराने की बात नहीं है, यह पहली बार जो देख रहे हैं उनको नहीं समझ में आया होगा, और क्वेश्चन उस पर रिवीजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 50 लड़कियां खो खो खेलना पसंद करती है, 70 कबड्डी खेलना पसंद करती है, इनमें से कुछ दोनों खेलना पसंद करती है। यदि कुल 100 लड़कियां हैं तो केवल खो खो खेलना पसंद करने वाली लड़कियों की संख्या है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50। और यह क्वेश्चन आरआरसी दिल्ली ग्रुप डी परीक्षा 2014 में पूछा है। सबसे पहले देखिए तो 2 खेल पसंद करने वालों का दिया हुआ है, जो एक खो खो है और एक कबड्डी है, ठीक है। खो खो को खो से डिनोट करते हैं, कबड्डी को क से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कहा ना 50 लड़कियां खो खो, कहने का मतलब ये जो पूरा जो खो खो का सेशन है 50 और कबड्डी का कितना है 70 कबड्डी खेलना पसंद करती है, मतलब ये टोटल वैल्यू 70 के इक्वल है। कहता है इनमें से कुछ दोनों खेलना पसंद करती है। यहाँ पे वैल्यू नहीं मालूम है, यहाँ का वैल्यू नहीं मालूम है आपको, यहीं आपको इनमें से जो कुछ है दोनों खेलना पसंद करती है। यदि कुल 100 लड़कियां हैं तो केवल खो खो खेलना पसंद करने वाली लड़कियों की संख्या है, केवल खो खो
मतलब इस भाग को आपको दिखाना है, जो डॉट वाला पार्ट है, ठीक है, जो डॉटेड पार्ट है उसको आप बता दीजिए। तो आपको जो दिया गया है कुल 100 लड़कियां है। पिछला क्लास में इस टाइप का हम डिस्कशन में किए थे। कहने का मतलब है जो आपके पास टोटल जो वैल्यू है कितना है, 100 है, टोटल वैल्यू 100 है। ये आपको टोटल 50 है, तो इस दोनों को मिला के 50 होना चाहिए। कहने का मतलब केवल कबड्डी खेलने वाले और खो खो और कबड्डी नहीं खेलने वाले मिला के 50 होना चाहिए। तो इधर नहीं खेलने वाले में कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो कहने का मतलब ये 50 होने के लिए इधर वैल्यू तो 0 है, तो इसको 50 होना पड़ेगा, इसको 50 होना पड़ेगा। तो ये तो पूरा कबड्डी कितना है, 70 है, तो ये 50 है, तो ये वाला पार्ट कितना हुआ होगा, 20 रहा होगा। बात समझ रहा है ना। तो जब ये 20 हो जाएगा, आई खो खो 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं आपसे पूछ रहा था, केवल खो खो खेलना पसंद करने वाली लड़कियों की संख्या कितना आया वैल्यू, 30 आया। कितना आया वैल्यू, 30 आया। अब आप इसको हम फार्मूला से भी बताए थे, वैसे भी देख लीजिए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी कुल 100 लड़कियां है, निगेटिव में तो कुछ बात दिया नहीं, तो यहाँ पे ए यूनियन बी का वैल्यू 100 हो जाएगा, और ए के जगह पे 50 आ जाएगा, बी के जगह पे क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा, माइनस इसी का ना वैल्यू चाहिए था, इसका वैल्यू चाहिए था, मतलब इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आइएगा तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 70 और 50, 20 में से 120 में से 100 चला जाएगा, मतलब 20 वैल्यू आ जाएगा। कहने का मतलब इस जगह पे 20 आ जाएगा। तो जैसे ही 20 आ जाएगा आप आराम से फाइंड कर लेंगे। अगर केवल कबड्डी खेलने वाले का पूछता तो 50 वैल्यू होता, केवल खो खो खेलने वाले का पूछा तो 30 हुआ, ठीक है। तो जैसे ही दोनों खेलने वाले आ गए तो आप खो खो खेलने वाले कितना है, 50, और उसमें से दोनों खोलने वाले कितना आ गया, 20, तो केवल खो खो खोलने वाले कितना हो जाएगा, 50 में से इस 20 को घटा दीजिए तो ई वाला भाग पार्ट निकल जाएगा, 30। उसी प्रकार इधर भी देख सकते हैं, केवल अगर कबड्डी खेलने वाले पूछता तो कितना होता, 50 होता, ठीक है। इस कारण से ऑप्शन हो जाएगा बी, 30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि W बड़ा है x से, x बड़ा है y से और y बड़ा है z से, तो निम्न निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से गलत है, ठीक है। और यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन एग्ज़ाम 2016 में पूछा है। ऑप्शन दिया हुआ है, z बड़ा है W से, W बड़ा है z से, W बड़ा है y से, x बड़ा है z से। देखिए कहने का मतलब है, देखिए z से W के पास जाना है, z से W के पास जाना है, कहीं z और W में रिलेशन है क्या, नहीं है। तो देखिए z से W के पास जाना है, तो देखिए एक यहाँ पे देखिए, और मतलब इस रास्ते को हम होते हुए चलेंगे। तो z से हमको W के पास जाना है, z से W के पास जाना है। यहाँ देखिए z से जैसे ही हम y के पास जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही घूमे गेट क्लोज मिल गया, तो क्या हम z से y के पास जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो ये बातें जो कह रहा है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है z से W के पास चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम कथन पे जा रहे हैं तो z से y के पास जाना चाह रहे हैं, तो जैसे ही z से y के पास गए वहाँ गेट क्लोज मिल गया,
तो आप जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। इस कारण से ये गलत मिल गया। अब चलिए और को भी देख लेते हैं। W से Z के पास जाना है, W से Z के पास जाना है। तो देखिए आपको W से Z के पास जाने के लिए यहाँ देखिए Y से Z के पास जा सकते हैं, हाँ Y से तो Z के पास जा सकते हैं। फिर आप Z से देखिए यहाँ W से Z के पास जाना है ना, तो आप कैसे W से Z के पास जाइएगा? देखिए यहाँ से W से X के पास चले जाइएगा, X से Y के पास चले जाइएगा, Y से Z के पास चले जाइएगा। तो ये बातें तो बोल रहा है, तो सही ना बोल रहा है? हम बोल रहा है W से Z के पास जा सकते हैं। तो देखिए W यहाँ पे है और जाना है Z के पास, तो W से पहले X के पास गए, फिर X से Y के पास चले गए, Y से Z के पास चले गए। हाँ ये बातें सही है। आगे चलिए, W से Y के पास जाना है, अभी हम आए थे W से X के पास चले गए थे, X से Y के पास आए गए थे, तो ये भी बातें सही बोल रहा है। अब बोल रहा है X से Z के पास जाना है, देखिए यहाँ है X से Y के पास जा सकते हैं, Y से Z के पास जा सकते हैं, तो ये भी बातें सही है। गलत कौन सा है? ये, ठीक है। पिछला जो क्वेश्चन है इस पे हम देखे थे कि कैसे जाना होता है, जैसे गेट किसको ओपन बोलते हैं, किसको क्लोज बोलते हैं। जहाँ पे सिंबल जैसे Z से W की ओर जाना है, यही ध्यान रखेंगे। तो अगर गेट खोला हुआ है तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे Z से Y के पास आ रहे थे, तो जैसे ही Z से हम बढ़े गेट क्लोज मिल गया, मतलब Z से Y के तरफ आप नहीं जा सकते हैं। तो जो रिलेशन दे रहा है ना Z से W का, तो हम Y होते हुए गुजरेंगे, तो जैसे ही Z से Y के पास जा रहा है हमको गेट क्लोज मिल गया, मतलब नहीं जा सकते हैं। तो ये बातें जो बोल रहा है वो लागू नहीं होगी। आपसे यही पूछ रहा था निम्न निष्कर्षों में कौन सा निश्चित रूप से गलत है, तो ये गलत है, बाकी तीनों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक बैठक की समाप्ति पर उपस्थित सभी 10 लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। यहाँ हाथ छूट गया है, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर कितनी बार एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 45। और यह क्वेश्चन रेलवे NTPC ऑनलाइन एग्जाम 2016 में पूछा है, ठीक है। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया करता है। तो देखिए इसका क्या कंसेप्ट होता है। देखिए हैंड शेकिंग, एक हैंड शेकिंग के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होती है? 2। तो कहने का मतलब है आपको एक हैंड शेक माने एक हाथ जब मिलाइएगा 1 हैंड शेक, तो 2 लोगों की ज़रूरत होगी। तो आपके पास जो टोटल लोग हैं कितने हैं? 10 लोग हैं। कितने हैं? 10 लोग हैं। और एक कम से कम एक हाथ मिलाने के लिए, कम से कम एक हाथ मिलाने के लिए आपको कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 2 = 2। आपके पास टोटल 10 लोग हैं, तो इसमें हम एक चीज़ यूज करेंगे। देखिए मतलब 10 लोग में से आप 2 से एक हाथ मिलाएंगे, तो कहता है ना कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो कहने का मतलब है 10 लोग हैं, एक हाथ मिलाने के लिए, कम से कम एक हाथ मिलाने के लिए 2 लोग चाहिए, तो टोटल कुल कितनी हाथ मिलाया जाएगा? तो 10C2। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। 10C2, 10 क्या है? टोटल जितने लोग हैं टोटल हो गया, और 2 कम से कम एक हाथ मिलाने के लिए लोगों की आवश्यकता बराबर कितना? 2, ठीक है। तो हम इस C का क्या मतलब है? कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। 10 लोगों में से आपने 2 को चुना, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो नीचे में जितना है उतना बार घटते हुए क्रम में आना है।
जैसे 2 है तो घटते हुए क्रम में 2 बार आइए, 10 × 9 आ गए। अब नीचे में 2 है तो ये 1 टाइम में आएगा, 1 तक आएगा घटते हुए, ठीक है। तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 2 से 5 कट गया, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। कहने का मतलब है कुल मिलाकर कितनी बार एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो कुल मिलाकर 45 बार एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। चलिए एक बार फिर समझ लीजिए हम कैसे इसको सॉल्व किए। सबसे पहले देखें कि एक हैंड शेकिंग के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। तो आपके पास टोटल 10 लोग हैं, आपसे पूछ रहा है टोटल हैंड शेकिंग कितना होगा, तो टोटल 10 में से आपको 2 चुन लीजिएगा 10C2 प्रकार से। तो कॉम्बिनेशन का कैसे हल करते हैं सीख लीजिए। यहाँ पे जो नीचे में 2 है तो 2 बार घटते हुए क्रम में आएंगे, मतलब 10 × 9 और इस 2 को 1 टाइम्स में। यहाँ अगर 10C3 होता तो 10 × 9 × 8 होता और 3 × 2 × 1 होता। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे रहेगा, अगर 3 टाइम्स रहेगा तो 3 बार घटेंगे और यह 3 भी 1 तक आएगा, ठीक है। और इसका एक फार्मूला भी देख लीजिए आप, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n डिवाइडेड फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसको भी हम बताए थे, n क्या है, टोटल आपको 10 है तो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, r वैल्यू फैक्टोरियल 2, n माइनस r मतलब फैक्टोरियल 8। तो यहाँ पे देख लीजिए हो रहा है क्या, मतलब इस 10 को आप 8 तक खोल के आइए, 10 × 9 इंटू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने जाइएगा, क्यों, क्योंकि नीचे में फैक्टोरियल 8 है, इस कारण से हम ऊपर में 8 तक खोले, ऐसा इसलिए कि कट जाएगा। फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 8, ये तो कट ही रहा है, बच गया यहीं। तो फैक्टोरियल 2 को 2 × 1 तो वहीं का है। आपको शॉर्टकट इसको कैसे हल करेंगे वही चीज़ सिखाए, वैल्यू आएगा यहीं। मतलब 10C2 है तो नीचे में 2 है तो 2 टाइम्स घटते हुए क्रम में आइए, 10 × 9 आए। अब नीचे में 2 है तो वो भी 1 टाइम्स में आ जाइए, 2 × 1। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 1। अब कट कर लीजिए, जो वैल्यू मिलेगा वह आपको आ जाएगा कि कुल कितनी बार एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। तो आपको कितना है, 45, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक छोटी दावत में कुल 36 हस्त मिलाप हुए, वहाँ कितने मेहमान उपस्थित थे। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 18। और यह क्वेश्चन आरआरबी पटना, टीसीसीसी, जेसी मुख्य परीक्षा 2012 में पूछा है, ठीक है। यहाँ पे हस्त मिलाप का भी मतलब हाथ मिलाना, ठीक है ना। 36 हस्त मिलाप हुए, कहने का मतलब हम निकाले कि कुल हैंड शेकिंग टोटल कैसे निकालते हैं, मतलब NC2 टोटल हम निकालते कैसे हैं, NC2 हमको टोटल मालूम नहीं है इसमें, तो NC2 इज इक्वल टू कितने, टोटल 36 हस्त मिलाप हुए थे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 36। यहाँ 2 ऑलवेज क्यों, क्योंकि एक हैंड शेक के लिए मिनिमम आपको 2 लोग चाहिए और n का तो वैल्यू मालूम ही नहीं। यहाँ पे टोटल हैंड शेकिंग दे दिया कि 36 हस्त मिलाप हुए, n का वैल्यू नहीं मालूम। तो हम अभी सॉल्व करने के लिए बताए थे, नीचे में 2 है तो n को 2 बार घटते क्रम में आएंगे। तो एक बात बताइए, n होगा, दूसरी बार क्या होगा, n-1 होगा। NC2 का मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला बार में n होगा, दूसरी बार में n-1 आएगा। नीचे 2 है तो 2 बार घटते हुए क्रम में आ गए, डिवाइडेड इस 2 को भी 1 टाइम्स में आना है, 2 × 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 36, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए।
n इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 टू जा 72। अब एक बात बताइए, इससे आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से क्या करेंगे, इस ऑप्शन को यहाँ पुट करके देखेंगे कि कौन सा वैल्यू से आपको ये 72 सेटिस्फाइड हो जा रहा है। देखिए यहाँ पहला ऑप्शन 6 रखें तो 6 इंटू 5 30 आया, सेटिस्फाइड हुआ वैल्यू नहीं। दूसरा ऑप्शन पे आइए 9, यहाँ 9 रखिएगा इंटू 9 माइनस 1 8, 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72। मतलब कहने का सेंस है जो बी ऑप्शन है ना वो सेटिस्फाइड हो रहा है। एन का वैल्यू आप 9 जैसे रख रहा है ना तो आपको 72 मिल जा रहा है। इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। मतलब वहाँ कितने मेहमान उपस्थित थे, 9 मेहमान उपस्थित थे। ठीक है, कितने मेहमान उपस्थित थे, 9 मेहमान उपस्थित थे। तो ये सब जो टाइप है ना लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको कम्बिनेशन वगैरह है, परमुटेशन वगैरह है, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछता है जिसमें लॉजिक बेस्ड है। तो ऐसा हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, सब इजी हो जाएगा और रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले हम ये बात कहना चाहेंगे कि जो लोग नए इस लेक्चर को देख रहे हैं सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए कि इस टाइप का जो भी चैप्टर से आपको अपडेट जाए तो आपके पास बहुत पहुँचे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए कि अगर वे इस सब टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तो उनको भी फ़ायदा हो। आज का ओवरऑल सेशन जिन लोगों को अच्छा लगा होगा वो लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। तो आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।